दोस्तों नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ये सेशन की शुरुआत हो रही है। ये सेशन कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का है। सामाजिक विज्ञान के इतिहास से पाठ 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे। इस पाठ का एक सेशन आपके पास पहुंच गया है। इस दूसरे सेशन में बहुविकल्पी प्रश्न, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एक साथ दूसरे सेशन में जा रहे हैं। तो पहला सेशन आप लोग देख चुके होंगे, आप लोगों को पसंद आया होगा, कंठस्थ भी याद हुआ होगा और आसान और सरल तरीके से पूरे पाठ के बारे में जानकारी हुई होगी। अब ये उसी पाठ से दूसरा सेशन है, तो इसमें बहुविकल्पी प्रश्न पहले, बाद में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जा रहे हैं। तो बिना देरी लगाए हुए हम बहुविकल्पी प्रश्नों पर आते हैं, ताकि आपको पाठ जल्दी से आसान तरीके से कंठस्थ हो सके, पाठ के बारे में सही रूप से आपको जानकारी मिल सके। पूरी किताब को तो याद नहीं किया जा सकता, पूरे पाठ को याद नहीं किया जा सकता, तो फिर याद करने का तरीका क्या है? याद करने का एक अच्छा सीधा सरल तरीका है कि मेन पॉइंट को बहुविकल्पी प्रश्नों में बदल दिया जाए और बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा पाठ के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो वही काम इस चैनल पर किया जा रहा कि प्रत्येक पाठ को बहुविकल्पी प्रश्नों में बदलकर आपके पास भेजा जा रहा, ताकि आपकी कोर्स की तैयारी अच्छी तरह हो सके, सरल तरीके से हो सके और आपको अच्छे नंबर मिल सकें। तो चलिए बिना देरी लगाए बहुविकल्पी प्रश्नों पर चलते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है ब्रिटिश केन्या और जर्मन तंजानिया के मध्य। ब्रिटिश केन्या और जर्मन तंजानिया के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित कर मसाई लैंड को दो भागों में कब विभाजित कर दिया? प्रश्न नंबर 1, ब्रिटिश केन्या और जर्मन तंजानिया के मध्य, यानी औपनिवेशिकों ने केन्या और जर्मन तंजानिया के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित कर मसाई लैंड को दो भागों में कब विभाजित कर दिया गया? किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा या उपनिवेशों के द्वारा? तो ऑप्शन देखें, 1685 में, 1785 में विभाजित किया गया या 1885 में विभाजित किया गया या 1985 में विभाजित किया गया? ब्रिटिश या औपनिवेशिक केन्या और जर्मन तंजानिया के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित कर मसाई लैंड को दो भागों में कब विभाजित कर दिया गया? तो ये विभाजित किया गया था 1885 में। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, वर्ष 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजात अधिनियम पारित किया। इस कानून के अंतर्गत किसे अपराधी घोषित किया गया? प्रश्न नंबर 2, वर्ष 1871 में औपनिवेशिक सरकार यानी अंग्रेजी सरकार द्वारा अपराधी जनजात अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के अंतर्गत किसे अपराधी घोषित किया गया? तो व्यापारियों को अपराधी घोषित किया गया या शिल्पकारों को अपराधी घोषित किया गया या चरवाहों के बहुत से समुदायों को घोषित किया गया या उपर्युक्त सभी को अपराधी घोषित किया गया? तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा
उपर्युक्त सभी यानी व्यापारियों को भी, शिल्पकारों को भी और चरवाहों के बहुत समुदायों को भी। तो आपका उत्तर ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त सभी को अपराधी घोषित किया गया। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3, रेगिस्तानी इलाकों के ऊंट पालकों को किस नाम से जाना जाता है? रेगिस्तानी इलाकों के ऊंट पालकों को किस नाम से जाना जाता है? शेरपा नाम से जाना जाता है, या मारू रायका नाम से जाना जाता है, या थारू नाम से जाना जाता है, या बंजारा नाम से जाना जाता है? प्रश्न नंबर 3, रेगिस्तानी इलाकों के ऊंट पालकों को किस नाम से जाना जाता है? शेरपा, मारू रायका, थारू या बंजारा? तो रेगिस्तानी इलाकों में ऊंट पालकों को जाना जाता है मारू रायका नाम से। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, चरवाहों के मवेशियों के झुंड को क्या कहा जाता था? चरवाहों के मवेशियों के झुंड को क्या कहा जाता था? मवेशी कहा जाता था, रेवड़ कहा जाता था, रेवाड़ कहा जाता था, या कुल्हाड़ कहा जाता था? प्रश्न नंबर 4, चरवाहों के मवेशियों के झुंड को क्या कहा जाता था? तो चरवाहों के मवेशियों के झुंड को क्या कहा जाता था? रेवड़ कहा जाता था। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, रेवड़। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से चरवाहे फसलों की कटाई के बाद कोंकण क्षेत्र की ओर चले जाते थे? निम्नलिखित में से कौन से चरवाहे फसलों की कटाई के बाद कोंकण क्षेत्र की ओर चले जाते थे? तो गद्दी चरवाहे चले जाते थे, या धनगर चरवाहे चले जाते थे, या राय का समुदाय चला जाता था, या कोरबा समुदाय चला जाता था? प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से चरवाहे फसलों की कटाई के बाद कोंकण क्षेत्र की ओर चले जाते थे? तो वो चरवाहे हैं धनगर चरवाहे। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाएं। जम्मू कश्मीर के गडरिया को क्या कहा जाता था? जम्मू कश्मीर के गडरिया को क्या कहा जाता था? शेरपा कहा जाता था, या गुज्जर बकरवाल कहा जाता था, या बुक्ती कहा जाता था, या भूटिया कहा जाता था? प्रश्न नंबर 6, जम्मू कश्मीर के गडरिया को क्या कहा जाता था? शेरपा, गुज्जर बकरवाल, बुक्ती या भूटिया? तो जम्मू कश्मीर के गडरिया को कहा जाता था गुज्जर बकरवाल। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएं। 19वीं सदी के मध्य में औपनिवेशिक सरकार ने चराई कर क्यों प्रारंभ किया? औपनिवेशिक सरकार ने 19वीं सदी के मध्य में चराई कर क्यों प्रारंभ किया था? ये प्रश्न था। प्रश्न को फिर से देख लें। 19वीं सदी के मध्य में औपनिवेशिक सरकार ने चराई कर क्यों प्रारंभ किया?
अपनी राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रारंभ किया, या पशुओं के रेवड़ वाले लोगों को चरवाहों में प्रवेश से रोकने के लिए प्रारंभ किया, या ए और बी दोनों सही हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं सही। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा अपनी राजस्व में वृद्धि करने के लिए चराई कर प्रारंभ किया और पशुओं के रेवड़ वाले लोगों को चरवाहों में प्रवेश से रोकने के लिए चराई कर प्रारंभ किया। तो इस प्रकार आपका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 8, यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों ने अफ्रीका को विभिन्न उपनिवेशों में कब बांटा? यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों ने अफ्रीका को विभिन्न उपनिवेशों में कब बांटा? तो देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है, बस थोड़ा चेंजिंग कर दिया हूँ, इसमें थोड़ा चेंजिंग किया हूँ ताकि आप प्रश्न की नस को पकड़ सकें। समझ गए? वहाँ ब्रिटिश उपनिवेश उन्हीं को बोला जाता है यूरोपीय साम्राज्यवादी। तो यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों ने अफ्रीका को विभिन्न उपनिवेशों में कब बांटा? 1805 ईस्वी में बांटा, या 1882 ईस्वी में बांटा, या 1885 ईस्वी में बांटा, या 1815 ईस्वी में बांटा। प्रश्न नंबर 8, यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों ने अफ्रीका को विभिन्न उपनिवेशों में कब बांटा? तो अफ्रीका को विभिन्न उपनिवेशों में 1885 ईस्वी में बांटा, यानी प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9, सेरेंगेटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? सेरेंगेटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? केन्या में स्थित है, तंजानिया में स्थित है, सूडान में स्थित है, या जिम्बाब्वे में स्थित है? प्रश्न नंबर 9, सेरेंगेटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? केन्या में, तंजानिया में, सूडान में, या जिम्बाब्वे में? तो सेरेंगेटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तंजानिया में। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। किसके कारण खानाबदोश कबीलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है? किसके कारण खानाबदोश कबीलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है? तो मौसमी बदलावों के कारण, उनके घुमंतु प्रवृत्ति के कारण, उनकी गरीब पृष्ठभूमि के कारण, या ये सभी? प्रश्न नंबर 10, किसके कारण खानाबदोश कबीलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है? तो भाई किसी की घुमंतु प्रवृत्ति नहीं होती। अगर सब साधन सुलभ रहेगा तो अपने पशुओं को लेकर अपने घर पर पड़े रहेंगे ना, बाहर थोड़ी जाएंगे। ये घुमंतु प्रवृत्ति तो सही नहीं है। और उनकी गरीब पृष्ठभूमि, भाई गरीब पृष्ठभूमि तो है, पर अगर सुविधा सुलभ रहेगी तब भी वो अपने घर पर ही पड़े रहेंगे, अपने परिवार को छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे। और पर साधन सुलभ ना होने के कारण, यानी मौसमी बदलाव के कारण उनको बाहर जाना पड़ता है। तो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कैसे होगा? मौसमी बदलाव के कारण। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएं। चरवाहों के जीवन में
औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत बदलाव आए। ये बदलाव क्या हैं? चरवाहों के जीवन में औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत बदलाव आए। ये बदलाव क्या हैं? ऑप्शन ए देखें, उनकी चारागाही सिकुड़ गई, या ऑप्शन बी, उनके आवागमन को नियंत्रित किया गया, या ऑप्शन सी, उन्हें बढ़ा हुआ राजस्व देना पड़ता था, या ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 17, चरवाहों के जीवन में औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत से बदलाव आए। तो ये बदलाव क्या हैं? तो उनकी चारागाही सिकुड़ गई, उनके आवागमन को नियंत्रित किया गया, उन्हें बढ़ा हुआ राजस्व देना पड़ता था। और अगर तीनों सही है तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी बदलाव हुआ। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाएं। अपराधी जनजात अधिनियम कब पारित किया गया? अपराधी जनजात अधिनियम कब पारित किया गया? 1889 में, 1871 में, 1878 में, या 1870 में? तो यहाँ पे एक बात और समझ लें कि देखिए, प्रश्न जो महत्वपूर्ण है उनको थोड़ा तोड़ मड़ोड़ के दोबारा तिबारा पेशने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको पलट कर प्रश्न आपके सामने भेज रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें प्रश्न की प्रकृति क्या है, पाठ की प्रकृति क्या है, आपको कैसे समझना है, आप कैसे उसको कंठस्थ करें। तो तोड़ मड़ोड़ कर भी प्रश्न पेश किया कर रहा हूँ। तो आप 2-3 बार सेशन को देखें, नोटबुक में लिख लें। बहुविकल्पी प्रश्न तो अवश्य नोटबुक में लिखें, और लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आप बार बार देखेंगे तब भी याद हो जाएगा। तो बहुविकल्पीय और प्रश्नों को लिखना आवश्यक हो जाता है क्योंकि ये विकल्प सहित रहते हैं। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आप बार बार देखेंगे तो इनके प्रश्न लिखित रूप में हैं और व्याख्या हम मुंहजबानी कर रहे हैं। तो आप 2-3 बार देखेंगे तो वो भी आपकी समझ में आ जाएगा। तो प्रश्न 12 है, अपराधी जनजात अधिनियम कब पारित किया गया? तो अपराधी जनजात अधिनियम पारित किया गया 1871 में। अपराधी जनजात अधिनियम पारित किया गया 1871 में। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13, पुष्कर मेला राजस्थान का एक प्रसिद्ध स्थान है। पुष्कर मेला राजस्थान का एक प्रसिद्ध स्थान है जहां प्रत्येक वर्ष किस मेले का आयोजन किया जाता है? पुष्कर मेला राजस्थान का एक प्रसिद्ध स्थान है जहां प्रत्येक वर्ष किस मेले का आयोजन किया जाता है? तो पुष्कर मेला में हाथी मेला लगता है, हाथियों का मेला लगता है, या पशुओं का मेला लगता है, या भैंसों का मेला लगता है, या ऊँटों का मेला लगता है। तो पुष्कर मेला में कौन से जानवर बिकने आते हैं, किसका मेला लगता है, किस जानवर का मेला लगता है? तो प्रश्न को फिर देखें। पुष्कर मेला राजस्थान का एक प्रसिद्ध स्थान है जहां प्रत्येक वर्ष किस मेले का आयोजन? ऊंट मेला का आयोजन किया जाता है। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाएं। मसाई पशुपालक मुख्यतः कहाँ रहते थे? मसाई पशुपालक मुख्यतः कहाँ रहते थे? तो ये अफ्रीका के तो ही हैं। मसाई पशुपालक जो हैं अफ्रीका के रहते हैं। पर अब यहाँ पे और बारीकी से आपसे पूछा जा रहा है कि मसाई पशुपालक मुख्यतः कहाँ रहते हैं? पूर्वी अफ्रीका में, पश्चिमी अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में, या उत्तरी अफ्रीका में? प्रश्न नंबर 14,
मसाई पशुपालक मुख्यतः कहाँ रहते थे? तो अफ्रीका को चारों दिशाओं में बांट दिया गया है। किस दिशा में रहते थे ये आपको बताना है। तो मसाई पशुपालक मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका में रहते थे। पूर्वी अफ्रीका में तो रहते ही थे, पर अफ्रीका में कहाँ पर? पूर्वी अफ्रीका में रहते थे। देखिए अगला प्रश्न है, मसाई मारा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? शायद इस क्वेश्चन में हमसे मिस्टेक हुई है। इस क्वेश्चन को मैं अफ्रीका बता चुका हूँ, हमें ऐसा लगता है, तो इसलिए इस प्रश्न को फिर से सामने रख दिया कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए और आप सही उत्तर की जानकारी आपको मिल सके। और प्रश्न भी महत्वपूर्ण है और 2 बार देखेंगे, तो अगर वहाँ गलती हुई है तो यहाँ पे दोबारा आपके सामने जा रहा, तो आपको ये प्रश्न हम दावा करते हैं कि आपको कंठस्थ हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रश्न को दोबारा रखा, तो भूल चूक जो हुई है वो भूल सुधार भी किया गया है, साथ में प्रश्न को दोबारा रख के आपको याद कराने का प्रयास भी किया जा रहा। तो मसाई मारा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तंजानिया में स्थित है, कीनिया में स्थित है, सूडान में स्थित है या दक्षिण अफ्रीका में स्थित है? तो शायद मसाई पशुपालक अफ्रीका के रहने वाले थे। अफ्रीका में कहाँ? पूर्वी अफ्रीका। तो मैं शायद अफ्रीका ऑप्शन में बता दिया हूँ, पर मसाई मारा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? मसाई मारा पशुपालक अलग बात हो गई। मसाई मारा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कीनिया में। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, कीनिया में स्थित है। प्रश्न नंबर 16 पे आ जाएं। मसाई शब्द का उद्गम मा शब्द से हुआ है, मा और साई, जिसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? मसाई शब्द का उद्गम मा शब्द से हुआ है, माँ और साई, जिसका अर्थ क्या है? मेरे लोग, माता और लोग, उनके लोग या कबीलाई लोग। प्रश्न नंबर 16, मसाई शब्द का उद्गम माँ शब्द से हुआ है, माँ और साई, जिसका अर्थ है मेरे लोग। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित चरवाहा खनाब दोषों में से कौन पहाड़ों में नहीं रहता? यहाँ पे 4 चरवाहों का नाम दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा कि कौन सा चरवाहा है जो पहाड़ों में नहीं रहता है। तो पहाड़ों में कौन नहीं रहता? तो जैसे गद्दी गणरिया हिमाचल प्रदेश के हैं, पहाड़ों में रहते हैं। रायका मारू रायका ये भी पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। गुज्जर बकरवाल भी पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। अब एक ऑप्शन बचा भोटिया। निम्नलिखित चरवाहा खनाब दोषों में से कौन पहाड़ों में नहीं रहता? तो पहाड़ों में नहीं रहते हैं भोटिया पशुपालक, भोटिया चरवाहा। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए, यहाँ पे ये ध्यान दें कि हम प्रश्न आपके सामने तो रख रहे हैं, पर इसकी व्याख्या हम मूर्जमानी करेंगे, जिसे आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे प्रश्न है, औपनिवेशिक सरकार ने भारत में प्रतिभूमि नियमावली क्यों लागू की? प्रश्न को अच्छी तरह समझ लेंगे तो व्याख्या भी आपकी समझ में आ जाएगी। औपनिवेशिक सरकार ने भारत में प्रतिभूमि नियमावली क्यों लागू की? प्रतिभूमि नियमावली ने चरवाहों के जीवन को कैसे बदला? तो औपनिवेशिक सरकार ने कैसे
प्रति भूमि नियमावली क्यों लागू किया, चरवाहों के जीवन में बदलाव क्या आया। तो औपनिवेशिक सरकार सभी चरवाहों को खेती की जमीन में बदलना चाहती थी। जो चारागाह थे, औपनिवेशिक सरकार ने ये सोचा जो चारागाह हैं उनको खेती के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, वहाँ पर खेती की जाए और उस खेती से इन चरवाहों का जीवन भी सुखी रहेगा। पर इससे ज़्यादा उनको ये देखना था कि उनकी आमदनी, उनकी आय में वृद्धि कैसे हो सके। वो इस चारागाहों को बेकार समझते थे। वो इन चारागाहों से कोई कर नहीं प्राप्त हो रहा था, कोई टैक्स नहीं प्राप्त हो रहा था, कोई आमदनी नहीं हो रही थी। तो इन चारागाहों को बदलकर, प्रति भूमि को बदलकर खेती योग्य भूमि बनाना चाहते थे, जिससे उनके आय का जरिया बढ़े, उनके भू राजस्व भी बढ़े और उसमें जैसे जूट, कपास, गेहूँ जैसी फसलों का उत्पादन हो। इन फसलों के उत्पादन से कुछ रोज निर्वाह जीवन कृषि भी हो सकती थी और उस पर नगदी फसल की भी पैदावार हो सकती थी। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर औपनिवेशिक सरकार ने सभी चारागाहों को प्रति भूमि मानती थी और चारागाहों को बदलना चाहती थी कृषि भूमि में। कृषि भूमि में बदलकर वो अपने राजस्व को बढ़ाना चाहती थी। 19वीं सदी के बंद में देश के विभिन्न भागों में प्रति भूमि विकास के लिए नियम बनाए गए। 19वीं सदी के मध्य में क्या हुआ, देश के विभिन्न भागों में प्रति भूमि विकास के लिए नियम बनाए गए। जो प्रति भूमि थी या ऊसर भूमि थी उसमें सुधार किया जाए और उस पर खेती किया जाए। भाई प्रति भूमि में सुधार करके या ऊसर भूमि में सुधार करके उसको खेती योग्य बनाएंगे तो उसमें जीवन निर्वाह कृषि भी होगी और व्यापारिक कृषि भी हो सकती है और इसके द्वारा सरकार को राजस्व मिलेगा, बढ़ा के ज़्यादा आय होगी राज्य सरकार की, औपनिवेशिक सरकार की। तो इसलिए वो चाहते थे कि इन प्रति भूमों को खेतिहर ज़मीनों में बदला जाए और खेतिहर ज़मीन में बदलकर कुछ विशेष लोगों को सौंप दें। यानी जो खेती करने के इच्छुक हैं, जो चरागाह हैं, प्रति भूमि है, उनको खेती योग्य बनाकर और जो खेती करना चाहते हैं उनको बेच दिया जाए। तो बेच दिया जाए, सौंप दिया जाए। एक तो सरकार को ये आमदनी होगी और दूसरी उस पे जो खेती होगी उस खेती से जो टैक्स उनको मिलेगा वो भी राज्य सरकार की आमदनी का स्रोत होगा और नकदी फसलों से जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आयात निर्यात होगा उससे भी राज्य सरकार को फायदा होगी। और इस प्रकार उनको कुछ छूट भी दी जाए, प्रोत्साहन भी दिया जाए कि वो ऐसी भूमि पर खेती करें। उनको लालच दिया जाए, उनको समझाया जाए कि इस प्रति भूमि पर आप खेती करें और इससे आपको भी फायदा होगा और देश को ही। और उनको विज्ञापनों के माध्यम से, धन के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से उनको खुश करने का प्रयास किया गया, उनको प्रोत्साहित किया गया। इनमें से कुछ लोगों ने इस नई ज़मीन पर बसे गांव का मुखिया बना दिया गया। जो प्रति भूमि थी या चरागाही भूमि थी, इसको खेती योग्य बदल दिया गया। यहाँ पे खेती करने लगे लोग और उस प्रति भूमि को खेती योग्य भूमि में बदलने के बाद वहाँ पर बसे गांव का एक मुखिया बना दिया गया इस नई ज़मीन पर कि आप इस ज़मीन को पर खेती करें और किसानों से करवाएं। तो एक मुखिया बना दिया गया। तो अपने स्तर से वो किसानों को थोड़ी थोड़ी ज़मीन दे करके और उस पर अच्छी खेती करने लगे ताकि अच्छा राजस्व
आने लगे। इस तरह कब्जे में ली गई ज़्यादातर ज़मीन वास्तव में चरागाहों की थी। जो औपनिवेशिक सरकार ने इन ज़मीनों को हथियाया, खेती योग्य बनाया, वो ज़मीनें किसकी थी? चरागाहों की थी, जहाँ पे ये घुमंतू चरवाहे अपने जानवरों को चराते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे, जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। इन चरवाहों का चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल करते थे। इस तरह खेती के फैलाव के वजह से चरागाह सिमटने लगे। भाई क्या हुआ, जब चरागाहों पर खेती होने लगी, उनको खेती योग्य भूमि में बदल दिया गया, तो चरागाह सिमटने लगे और जीवन में चरवाहों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। उनके चरागाहों पर खेती होने लगी, उनके चरागाहों की ज़मीन पर गांव बसा दिए गए, मुखिया बना दिया गया, खेती चालू हो गई। अब चरागाह सिमटने लगे तो चरागाहों के जीवन पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि औपनिवेशिक सरकार ने चरागाहों को कृषि योग्य भूमि में बदलकर किसानों को लालच देकर अपने राजस्व में वृद्धि का एक तरीका ढूंढ निकाला। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, अफ्रीका चरवाहे पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। अफ्रीका चरवाहे पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। तो ये क्या है? यह विश्व में आधे से अधिक चरवाही जो है ना, विश्व में आधे से अधिक चरवाही जनसंख्या अफ्रीका में ही निवास करती है। आप ये समझ लें कि सबसे ज़्यादा घुमंतू चरवाहे कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। अफ्रीका में कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी अफ्रीका में। आज भी अफ्रीका के लगभग 2.25 करोड़ लोग, आज भी अफ्रीका के लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह की चरवाही गतिविधियों पर भी आश्रित हैं। ये नहीं कि आज चरवाही बंद है, आज भी जो घुमंतू चरवाहे हैं किसी न किसी रूप में चरवाही गतिविधियों पर ही आश्रित हैं। इनमें अधिकतर अब अर्धशुष्क घास के मैदानों या सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं। भाई क्या है, सरकार ज़मीनें उनकी छीन रही है, उनके चरागाहों को छीन रही हैं, तो ये क्या कर दिए हैं, ये सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं जहाँ वर्षा आधारित खेती करना बहुत कठिन है। भाई इनसे खेती ले लिया गया, जो चारागाही थी इनसे ले लिया गया, उस पर खेती करने लगी। तो ये लोग क्या किए, सूखे रेगिस्तानों में चले गए। अब सूखे रेगिस्तानों में तो खेती होना बहुत मुश्किल है। अब खेती होना वहाँ मुश्किल है और वर्षा आधारित खेती कर नहीं सकते। ये सरकार द्वारा सुविधा के द्वारा वहाँ खेती करने में बहुत लागत लगेगी और वर्षा आधारित खेती हो नहीं सकेगी। तो इस प्रकार ये यहाँ पर अपने गाय बैल, ऊँट बकरी, भेड़ व गधे पालते हैं और यहाँ पे अपनी चरवाही करते रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, यहीं पर रह के दूध मांस पशुओं की खाल और ऊन को बेचते हैं, यानी व्यापार करते हैं। और यहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप इसलिए नहीं है कि सरकार के लिए मुमकिन नहीं है कि रेगिस्तानी इलाकों में वो खेती करवा सकें। कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी काम भी करते हैं, बताया ना, दूध मांस पशुओं की खाल ऊन बेचते हैं, व्यापार करते हैं, यातायात के माध्यम से आयात निर्यात करते हैं। कुछ लोग आमदनी बढ़ाने के लिए चरवाही के साथ साथ खेती भी करते हैं। जैसे वहाँ रेगिस्तानी इलाके में रह रहे हैं, चरवाही कर रहे हैं, पर वहाँ पे कोई थोड़ा बहुत ज़मीन समतल होगी, मैदानी होगी, तो थोड़ा बहुत बारिश हो गई तो जैसे दलहनी फसलें जिसमें कम पानी की लागत लगती है, कम पानी लगता है, उन ज़मीनों पे ये थोड़ी बहुत खेती भी कर लेते हैं। तो इनका पशुपालन का भी कार्य चल रहा है और खेती का भी कार्य चल रहा है, तो खेती भी थोड़ा बहुत ये कर लेते हैं। कुछ चरवाहे
थोड़ी सी चरवाही से मामूली आय प्राप्त कर लिए और थोड़ी सी या मामूली आय खेती से भी प्राप्त कर लिए और धंधा भी कर लिए, दूध, मांस और उनके खालों का। तो अफ्रीकी चरवाहों के जीवन पर औपनिवेशिक काल में या उत्तर औपनिवेशिक काल में बहुत अधिक बदल गया। औपनिवेशिक सरकार ने जो इनके खिलाफ कदम उठाए उससे इनके जीवन में बहुत अधिक बदलाव आया। 19वीं सदी के अंतिम सालों में ब्रिटिश जो औपनिवेशिक सरकार थी ना, जो 19वीं सदी के अंतिम सालों में जो औपनिवेशिक सरकार थी, पूर्वी अफ्रीका में भी स्थानीय किसानों को अपनी खेती के क्षेत्रफल से अधिक फैलाने के लिए निर्देश दे दिए। पूर्वी अफ्रीका में 19वीं सदी के अंत में ना सरकार ने यहाँ के किसानों को और अपनी खेती बढ़ाएंगे कैसे? उन प्रति भूमों को जुताई कर, मड़ाई कर, उन पर खाद बीज का प्रयोग करके उन पर खेती करें। तो इसके लिए सरकार उनको प्रोत्साहित भी करना चालू किया कि आप अपनी खेती तो कर रहे हैं, साथ में ही आपको फ्री में मिल रही है, थोड़ा बहुत आपको दाम देना पड़ रहा है, तो नाम मात्र का दाम देके आप भी इसको खेती योग्य बना लें और इस पर खेती करें। और इससे भी सरकार का राजस्व बढ़ेगा, आपकी भी आमदनी बढ़ेगी, आपका आयात निर्यात बढ़ेगा, आपकी नकदी फसल होगी। ये सब 19वीं सदी के अंत में औपनिवेशिक सरकार ने किया। और जैसे जैसे खेती का प्रसार होने लगा, चरागाह जो थे वो खेती में तब्दील होने लगे, तो चरवाहों के लिए ये ढेरों परेशानियां लेकर आया और उनका जीवन बहुत कष्टमय हो गया। तो औपनिवेशिक सरकार उनके चरागाहों को तो पहले ही समेट रही थी। जो कुछ बचे थे मरुस्थलीय स्थल में, पहाड़ी क्षेत्रों में, उनके जो आसपास के गांव थे, आसपास के किसान थे, उनको प्रोत्साहित करके उन चरागाहों पर भी खेती करने का प्रयास करने लगे। और इस प्रकार जो घुमंतू चरवाहे थे, जो पूर्वी अफ्रीका के चरवाहे थे, उनका जीवन बहुत ही कष्टमय हो गया। और अभी वो चरवाहे इसी कष्ट में गुजार रहे हैं अपना जीवन। करीब 2 करोड़ से 2.25 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसी चरवाही कर रहे हैं जिन पर उनका जीवन जीना कठिन हो गया है। सरकार तो अपना आय का जरिया बढ़ा चुकी है, अपने राजस्व को बढ़ाने के सारे कदम उठा चुके हैं। पर उन चरवाहों के बारे में अगर आप पूछेंगे, उन चरवाहों के बारे में अगर आप जानकारी करना चाहेंगे, तो वो चरवाहे आज अपने जीवन के कष्टमय तरीकों से जी रहे हैं, अपने जीवन को कष्ट में बिता रहे हैं। तो चलिए, अब ये हो गया प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3। अपने जीवन को चलायमान रखने के लिए चरवाहा समुदायों को अनेक तत्वों पर ध्यान देना होता है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की व्याख्या कीजिए। क्या है? अपने जीवन को चलायमान रखने के लिए चरवाहा समुदायों को अनेक तत्वों नहीं है, तथ्यों है भाई, अनेक तथ्यों पर ध्यान देना पड़ता है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की व्याख्या कीजिए। तो क्या होता है भाई, जो चरवाहा समुदायों की ज़िंदगी होती है ना, कई चीज़ों पर निर्भर करती है। और बेचारे बहुत सोच समझ कर आगे अपने जीवन को बढ़ाते हैं। अगर उनको सही सुविधा मिल जाए, रहने का सही स्थान मिल जाए, सरकार द्वारा छूट मिल जाए, तो इधर उधर नहीं भागेंगे। वो कष्ट के कारण, सुविधा के अभाव के कारण वो अपने जीवन को चलायमान रखते हैं, अपने चरवाही को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर घूमते रहते हैं। उन्हें इस बात का हमेशा ख्याल रखना पड़ता है कि उनके रेवड़ एक इलाके में कितने दिन तक रह सकते हैं। ये जो
चलायमान चरवाहा हैं, इनको ये ध्यान रखता है कि उनके जो पशु हैं एक स्थान पर कितने दिन रह सकते हैं, उनका पेट कितने दिन भर सकता है। यदि मान लीजिए 10 दिन में वो वहाँ की घासें समाप्त हो गई, वहाँ चरवाहे के लिए उनके पशुओं के पेट नहीं भर रहे हैं, तो उनको दूसरे स्थान पे जाना भी पड़ता है, मजबूरी है। तो ये ध्यान में रख के चलते हैं कि ये स्थान जहाँ पे हम अपने पशुओं को ले आए हैं कितने दिन तक रह सकते हैं, वहाँ उन्हें कहाँ से पानी मिलेगा और चारागाह कहाँ से मिलेगा। चारागाह होनी चाहिए, पानी होना चाहिए और उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था हो सके, यानी कि कोई गांव के समीप, कोई बस्ती के समीप ही रह पाएंगे, ताकि उनको भी अपना भोजन चाहिए, अपने पशुओं को, अपने रेवड़ का भी भोजन चाहिए और पानी भी चाहिए। तो ये देख कर चलते हैं, उन्हें न केवल एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने का सभी समय चुनना पड़ता है, बल्कि ये भी देखना पड़ता है कि इलाकों से गुजरने की छूट मिल पाएगी या नहीं। एक इलाके से दूसरे इलाके में जा रहे हैं, हाँ भाई जा रहे हैं, यह है कि उन्हें यह देखना पड़ता है कि जब एक इलाके से दूसरे इलाके में जाना चाहते हैं तो सही समय को ध्यान में रखते हैं। इसलिए ध्यान में रखते हैं कि किन इलाकों से गुजरने पे छूट मिल पाएगी और किन इलाकों से गुजरने पर छूट नहीं मिल पाएगी। सफ़र के दौरान उन्हें रास्ते में पड़ने वाले गांवों के किसानों से भी अच्छे संबंध बनाने पड़ते हैं। जब अपने पशुओं को लेकर, अपने रेवड़ को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो रास्ते में जो बस्ती पड़ती है वहाँ के किसानों से भी अपना संबंध बनाएंगे। नहीं संबंध बनाएंगे तो खाएंगे क्या। वहाँ अपना संबंध बनाएंगे, उनसे व्यवहार बनाएंगे, उनसे रहने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, भाई हम आपके इलाके में 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना रहेंगे, हमें भी भोजन चाहिए। उसके लिए व्यवहार रहेगा तभी भोजन मिल पाएगा, क्योंकि उनके भोजन के लिए अनाज कहाँ से मिलेगा। उन्हीं गांव में से, उन्हीं बस्तियों से पानी कहाँ से पाएंगे, उन्हीं बस्तियों से जहाँ से बस्ती के लोग पानी पीते हैं। तो मान लीजिए लकड़ी जंगलों से पा जाएंगे, पर राशन या पानी तो गांव से पाएंगे ना। तो गांव से व्यवहार बना कर रखते हैं, किसानों से अच्छे संबंध बना कर रखते हैं, ताकि उनके जब नहीं बना कर रखेंगे तो उनके जानवर वहाँ के किसानों के खेतों में चर नहीं पाएंगे क्या। भाई उनसे व्यवहार बना के रखेंगे, भाई आपका खेत खाली पड़ा हुआ है, इसमें हम अपने पशुओं को चरा लेते हैं। और अगर नहीं व्यवहार बना के रखेंगे तो उनको तो लाठी लेके भगा देंगे, जाइए आप भी जाइए, आपके जानवर भी जाएं। तो उन जानवरों के पेट पालने के लिए, अपना पेट पालने के लिए उन बस्ती के किसानों से अच्छा व्यवहार बना के रखते हैं, ताकि उनका भी पेट भर सकें और उन बस्ती के किसानों के खेतों में उनके रेवड़ घास को चर सकें। और उनके जो घास चरते हैं तो उसमें मलमूत्र त्यागेंगे, ये भी समझ लो। मलमूत्र त्यागेंगे तो ज़मीन भी उपजाऊ बन जाएगी, तो किसान भी खुश हो जाते हैं। एक बार ये व्यवहार बना लिया, इनको समझाने में सफल हो गए, भाई हमारे पशु तुम्हारे खेतों में चरेंगे, मलमूत्र त्यागेंगे, बैठेंगे, तो उससे आपकी ज़मीन भी उपजाऊ होगी और साथ में हमारे पशुओं का पेट भी भर जाएगा। और हम आपके यहाँ हैं, आपके भाई गेस्ट हैं, आए हैं, तो हमें भी अनाज थोड़ा दीजिए और हम भी अपना बनाए खाएं। और तो अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में उन्हें खेती, व्यापार और चरवाही ये सारे काम करने पड़ते हैं। अपनी रोजी रोटी के चक्कर में उन्हें खेती भी करना पड़ता है, अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ के लिए उन्हें व्यापार भी करना पड़ता है, चरवाही भी करना पड़ता है, पास की नज़दीक की बस्ती से व्यवहार भी बना के रखना पड़ता है, अपने पशुओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। अपने मान लीजिए घुमंतु हैं, दूसरे राज्य में गए हैं, दूसरी जगहों पर अपने पशुओं को लेकर गए हैं,
तो घर के अभी इनका चिंता रहती है, घर के लोग भी कैसे होंगे। तो ये इन पशुओं से जो कमाई होती है, ये पशुओं बेच भी देते हैं, कहीं अच्छा दाम पाते हैं, दूध भी निकाल के बेच देते हैं, उससे जो आमदनी होती है वो खुद भी पेट भरते हैं और अपने गांव में अपने परिवार में जो इनके लोग जो पारिवारिक सदस्य हैं उनके पास भी भेजते रहते हैं। भेजना आवश्यक रहता है क्योंकि उनका भी पेट पालना जरूरी है, अपने परिवार का पेट पालना जरूरी है। तो इस प्रकार ये लोग इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। तो चलते हैं, तो इस प्रकार हम आखिरी में लिखे ना, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो घुमंतू चरवाहे हैं वो विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए अपने पेट पालना, पशुओं का पेट पालना, अपने परिवार का पेट पालना, लोगों से कैसे व्यवहार बनाना है, लोगों को कैसे अपने पक्ष में करना है, लोगों के खेतों में कैसे पशुओं को चराना है, आदि सब बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। चराई कर का चरवाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। चराई कर का चरवाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न यह है और इसी सेशन का लास्ट प्रश्न है। तो देखिए भाई, चराई कर का चरवाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या किया अंग्रेज लोग, लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूल करने का हर संभव रास्ता बनाया। उन्होंने जमीनों पर, नहरों के पानी पर, नमक पर, खरीद फरोख्त की चीज़ों पर, यहाँ तक कि मवेशियों पर भी, पशुओं पर भी टैक्स लगा दिया। उनके चरागाहों पर भी टैक्स लगा दिया। चरवाहों से चरागाहों में चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूल किया जाने लगा। देखिए अब अंग्रेज लोग कितनी निष्ठा पे उतर आए हैं। एक एक जानवर के ऊपर टैक्स लगा दिया गया। देश के ज़्यादातर चरवाही इलाकों में ना, देश के ज़्यादातर चरवाही इलाके में क्या हुआ, 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाही टैक्स लागू कर दिया गया। 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाही टैक्स लागू कर दिया गया, जबकि 19वीं सदी के अंत में पूर्णतः चरवाही टैक्स लागू हो गया था। प्रति मवेशी टैक्स की दर से तेजी से बढ़ती चली गई और टैक्स वसूली की व्यवस्था दिनों दिन मजबूत होती गई। टैक्स लगा दिया भाई, टैक्स देना पड़ेगा, गवर्नमेंट टैक्स वसूल रही है और मवेशियों का जीवन बदतर हो रहा। पर अंग्रेजों को ये नहीं समझना है, उनको केवल एक ही बात समझ में आती है कि उनके आय का जरिया बढ़े। 1850 से 1880 के दशक में ना क्या हुआ, टैक्स वसूली का काम बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाने लगा। कितना निष्ठा वाला काम हो रहा है। 1850 से 1880 के दशकों के बीच में टैक्स वसूली का काम बाकायदा बोली लगाया जाता था। बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाता था। ठेकेदारी पाने के लिए ठेकेदार सरकार को जो पैसा देते थे ना, ठेकेदार सरकार को पैसा देते थे, बोली लगाई गई, बोली लगाने पे जो ज़्यादा पैसा देने का वादा करेगा उसको ठेका दे दिया जाएगा। और बाद में क्या होगा, वो ठेकेदार उन चरवाहों से, उन चारागाहों से, उनके एक एक पशुओं के ऊपर इतना टैक्स लगा देते थे कि साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा वो कमा लें। जितना कर वसूल सकते थे ना वो ठेकेदार, उतना वसूल कर लेते थे। भाई एक साल के लिए बोली लग गई है, गवर्नमेंट को उन्होंने दे दिया है एक मुफ्त पैसा, अब उसका कई गुना वो इन चरवाहों से, चरागाहों से, किसानों से और उनके पशुओं पर टैक्स लगाकर, चरागाहों पर टैक्स लगाकर वो वसूल कर लेना चाहते थे। 1880 के दशक आते आते ना क्या हुआ, सरकार ने अपने जो उनके कर्मचारी हैं ठेकेदारी बंद कर दिया। वो भी देखे कि ठेकेदार हमें 10,000 दे रहे, खुद अपना 1 लाख कमा रहे हैं।
तो उन्होंने क्या किया, उन ठेकेदारों को ठेका देना ही बंद कर दिया। अपने जो नौकर थे, अपने जो वर्कर थे, अपने जो उनके सरकारी अफसर थे, उनको ये काम दे दिया कि आप लोग इस टैक्स को ज़्यादा से ज़्यादा वसूल कर ले आएँ। तो इस प्रकार चारागाहों से, चरवाहों से इन वर्करों के माध्यम से, इन सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से सीधा कर वसूल करना शुरू कर दिया गया। और सीधा कर का जो दायरा था बढ़ाते बढ़ाते राजस्व को बढ़ाने का एक कुप्रचलित व्यवस्था की गई। इसमें चरवाहों का जीवन बर्बाद होने लगा। एक तो पहले ठेकेदारी पे दिया, वो ठेकेदार परेशान करते थे। ठेकेदार अधिक से अधिक कर वसूल कर लेना चाहते थे। जब सरकार समझ गई कि ठेकेदार ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, तो उनके सरकारी कर्मचारी कर वसूल करने लगे। अब यहाँ पे चरवाहों के पास जीने का जो जरिया था, चारागाहों, पशुओं, वो भी छिनता नजर आया। एक चरवाहे के पास जारी कर दिया जाता था कि आप इतना टैक्स लाके दें। किसी भी चारागाह में दाखिल होने के लिए, किसी भी चारागाह में पशुओं को चराने के लिए चरवाहों को पास दिखाना पड़ता था। इस सरकारी कर्मचारी क्या किए, प्रत्येक चरवाहों को एक पास दे दिया। अब वो पास लाके दिखाइए तो आपको यहाँ पे चराने के लिए, पशुओं को चराने के लिए आने दिया जाएगा। और उसी पास के ऊपर ही टैक्स लगा दिया जाता था। इनके पास कितने पशु हैं, कितना इनको टैक्स देना है, टैक्स दिए हैं तब वो पास मान्य होगा, टैक्स नहीं दिए हैं तो पशुओं को चराने नहीं दिया जाएगा। अब पशु जब चरेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? जब उनका पेट नहीं भरेगा तो उनकी ज़िंदगी कैसे रहेगी? तो मजबूर हो गए चरवाहे सरकार को टैक्स देने के लिए, क्योंकि पशुओं को रखना है तो टैक्स देना है। जब आप टैक्स देंगे तभी उनका पास मान्य होगा और तभी वो चारागाहों में प्रवेश पाएंगे। चरवाहे के साथ कितने जानवर हैं, उन्हें कितना टैक्स चुकाना है, सब पास पर लिखा होता था। चरवाहे के पास कितने जानवर हैं, कितना टैक्स चुकाना है, ये सब बातें उस जो उनके पास रहता था उस पर लिखा होता था। और उसी लिखे के अनुसार सरकारी कर्मचारी उनसे टैक्स वसूल करते थे और राज्य सरकार को अदा करते थे। तो इस जो चरवाहे टैक्स लगा, इससे भी चरवाहों की जिंदगी को एक झटका लगा, एक उनको नई मुसीबत का सामना करना पड़ा। पशुओं को रखना है तो टैक्स देना है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा चराई टैक्स लगाकर, चारागाहों पर टैक्स लगाकर चरवाहों के ऊपर एक बदनीति के रूप में, अपने राजस्व को बढ़ाने के रूप में एक नया षड्यंत्र अंग्रेज सरकार ने रच दिया। और उसके शिकार घुमंतू चरवाहे, पशुपालक हुए और राजस्व में वृद्धि हुई। तो इस प्रकार ये भी व्याख्या करेंगे। आप 2-3 बार सेशन को देखेंगे तो ये बहुविकल्पी तो आप नोट कर लें तो अच्छा रहेगा। पर ये जो व्याख्या वाले प्रश्न है आप 2-3 बार देखेंगे तो आपकी अपनी भाषा में इसकी व्याख्या किया गया है, आपको याद हो जाएगा, आपको पाठ के बारे में अच्छी जानकारी मिल जाएगी। ये आप नहीं भी लिखेंगे तो ऐसी व्याख्या किया हूँ, आपकी अपनी भाषा में व्याख्या किया हूँ। तो आपको इन सरल भाषा में व्याख्या जो हुई है, इससे आपको सही और सटीक जानकारी हो जाएगी और आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए अब इसी के साथ हम इस सेशन का समापन करते हैं, फिर अगले सेशन मिलेंगे। धन्यवाद।